9th का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं तुम लोगों को एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी का सिलेबस ही पूरे इंडिया में चलता है, किसी भी स्टेट में लो या सेंट्रल लेवल पर लो, एनसीईआरटी का सिलेबस ही सब जगह चलता है। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट जो हम कर रहे हैं तो ज्योमेट्री का बेस, पॉइंट टू सर्किल, ये भी पढ़ा रहे हैं, जो संभवतः 17-18 पार्ट हो चुका है और फिलहाल पैरेलल लाइंस तक तुम लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो तुम लोग का पहला ही चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये यूक्लिड एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन, जो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले मिस्र नाम का एक देश है, समझा ना। इसका मिस्र, जैसे भारत का अंग्रेजी क्या होता है इंडिया, तो मिस्र का इंग्लिश होता है इजिप्ट, EGYPT। तो वहीं का निवासी था और प्रसिद्ध गणितज्ञ था। गणितज्ञ किसको कहा जाता है? जो गणित की विशेष जानकारी रखता हो। वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जो विज्ञान का विशेष ज्ञान रखता हो। तो वह मैथमेटिशियन था। उसके समय में ज्ञान, गणित से संबंधित ज्ञान छितराया हुआ था। कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न जी, ज्यामिति पढ़ते हैं तो पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट से लेकर के सर्किल तक, बिंदु से वृत्त तक पढ़ते हैं। तो पहले ऐसी बात नहीं थी। डिफरेंट ज्यामिति का जितना भी चैप्टर है सबके बारे में विशेष गहराई तक जानकारी नहीं थी। तो यूक्लिड क्या किया, जितने भी तरह का ज्ञान, नॉलेज मैथमेटिक्स में था, इसको एक जगह एकत्रित करके एक एलिमेंट्स नामक बुक में इसको निकाला, जो कई भागों में बटा हुआ था। तो इतनी गहराई में हम लोगों को नहीं जाना है। यूक्लिड कौन था? तो मिस्र का निवासी था। अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर था, वहीं का वह निवासी था, जो मिस्र में स्थित है। और वह बहुत बड़ा गणितज्ञ था। इसके बाद सीधे मैथ से संबंधित क्वेश्चन, तो इसका हम लिख देते हैं। इसके बाद डायमेंशन क्या है ये बतलाएंगे, अभिगृहित किसको कहते हैं ये बतलाएंगे। चलो देखो, यूक्लिड के बारे में तुम लोग को इतनी ही जानकारी चाहिए, जो कहाँ का निवासी था और कौन था, समझा ना। तो लिख दिए हैं, मिस्र का निवासी था वह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर गणित का एक प्रसिद्ध शिक्षक था। उस समय तक ज्यामिति के बारे में जो जानकारी थी, अलग अलग गणितज्ञों के पास या अलग अलग लोगों के पास, इन जानकारियों को यूक्लिड ने एक जगह एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में, जिसका नाम है एलिमेंट्स, समझा। उस समय तक, यूक्लिड के समय तक अलग अलग जानकारी जो ज्यामिति के संबंध में, ज्योमेट्री के संबंध में थी, उन जानकारियों को यूक्लिड ने एकत्रित करके एक किताब का शक्ल दिया, एक किताब में लिखा, जिस किताब को क्या कहा गया? एलिमेंट्स कहा गया। तो यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। ज्ञान एकत्रित किया जाता है, मालूम है ना। अलग अलग लोगों के पास जो जानकारी है, उस जानकारी को सुनोगे तो ब्रेन में एकत्रित नहीं हो जाता है, और पुनः इसको एक पुस्तक का शक्ल दे दो, पुस्तक का रूप दे दो। तो एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है, यानी चैप्टर। 13 चैप्टर में उस ज्ञान को एलिमेंट्स नामक बुक में एकत्रित किया, समझा ना। इन पुस्तिकाओं ने, जितना भी ज्ञान था उसको 13 चैप्टर में लिखा है।
हाँ 13 चैप्टर में लिख करके एक बुक के रूप में, एक बुक में 13 चैप्टर, 13वें चैप्टर में वो उस ज्ञान को लिख दिया। सिर्फ ज्योमेट्री का है? हाँ सिर्फ ज्योमेट्री का। इन पुस्तिकाओं ने, यहाँ पुस्तिका का मतलब चैप्टर हुआ, समझा ना। तो इन पुस्तिकाओं ने यानी ये चैप्टर ने, जो 13 चैप्टर था, समस्त मतलब संपूर्ण विश्व को ज्यामिति संबंधी ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। इसके बाद जो पीढ़ियां आती गई, लोग आते गए, तो उसमें यही ज्ञान ट्रांसफ़र होता गया। इसका इंग्लिश भी लिख दिए हैं, इसको तो लोग उतार लो। और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसके बाद देखो। सेकंड क्वेश्चन है बीमा किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशन। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई भी वस्तु लोगे तो उसमें 3 बातें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर मान लो हम लोग इस बोर्ड के बारे में ही कहेंगे, इस बोर्ड में देखो ये लंबाई है न जी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ये चौड़ाई है, और बहुत पतला है बोर्ड, नगण्य ऊंचाई है। अगर हम लोग इस मार्कर को लेते हैं तो कहेंगे कितना लंबा है, तो मान लो 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर लंबाई, और ये वृत्ताकार है तो इसकी चौड़ाई भी होगी ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, देखो यहाँ लंबाई कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। अगर हम लोग एक सरल रेखा लेते हैं, AB सरल रेखा, तो बोलो इसमें क्या क्या है, सिर्फ लंबाई है ना। इसको हम इस टाइप की आकृति बना देते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल हो गया, जो तुम लोग को पॉइंट 2 सर्किल में पढ़ा रहे हैं। मान लो ये एक सड़क है, इतना ही बड़ा सड़क है, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हुआ। फिर मान लो ऐसी आकृति मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, इसको घनाभ बोलते हैं, मैचिस नहीं होता है, सलाई। इसमें देखो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं, समझ गया। इंग्लिश में डायमेंशन। तो सरल रेखा, सिर्फ एक सरल रेखा अगर हम लोग खींचे, PQ कोई सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें कितनी बीमा है, एक बीमा है, और वह है सिर्फ लंबाई, है ना। एक पॉइंट लेते हैं, मान लो ये A एक बिंदु है, बोलो इसमें कितनी बीमा है, कोई बीमा नहीं है। नहीं तो लंबाई है, लंबा नहीं है, न चौड़ा है, न ऊंचा है, न तो लंबाई है, नहीं चौड़ाई है और नहीं ऊंचाई है। तो जितने भी आकृतियाँ होती हैं, चाहे वह आयताकार हो, आयताकार मैदान हो, सड़क हो, कोई मकान हो, कोई ठोस वस्तु हो, तो उसमें अधिक से अधिक 3 तरह की ही बीमाएँ होती हैं। उसमें 3 डायमेंशन होता है, अधिक से अधिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो डायमेंशन किसको कहेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को डायमेंशन कहेंगे। उदाहरण देंगे, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक डायमेंशन होता है, और वह है तुमको लेंथ, लंबाई। कोई आयत है तो आयत में 2 डायमेंशन होता है, लेंथ, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी परिभाषा समझ गया, ठीक है, इसको लिखते हैं। चलो देखो, बीमा डायमेंशन के बारे में बोल दिए परिभाषा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बीमाएँ कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड डायमेंशंस। याद रह जाएगी बात। एग्जाम्पल में एक स्ट्रेट लाइन में देखो, ओनली लेंथ है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग, बेस ऑफ ज्योमेट्री में पॉइंट 2 सर्किल में पढ़ चुके हो। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक भुजा समान होती है।
रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा साइड्स बराबर होते हैं तो बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है, छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। तो स्क्वायर में ये देखो ABCD एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसमें AB लेंथ हो गया, BC भी लेंथ हुआ, BC क्या हो गया चौड़ाई, ब्रेथ, AD भी चौड़ाई हो गया। लेकिन स्क्वायर वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होती हैं ना, तो लंबाई इक्वल टू चौड़ाई। लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ इससे थोड़ा कम होता है। लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? लंबाई चौड़ाई से कुछ अधिक होता है माप में। इसके बाद देखो ये है घनाभ। घनाभ में घन या घनाभ, घन की प्रत्येक किनारा समान होता है, ये मेंसुरेशन में बतलाएंगे। ऐसी आकृति में लेंथ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। दुनिया में जितनी भी आकृतियां हैं उसमें 3 ही बीमा होती है, चाहे वह प्लेन आकृति हो जो एक प्लेन पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, चाहे ठोस आकृति हो, कोई पर्वत हो, कोई नदी हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी आकृति 3 ही तरह की बीमाएं रखती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई भी वस्तुतः एक प्रकार की ऊंचाई है। इसको किस ढंग से, जैसे इसकी मोटाई ये है न जी, इसको किसी प्लेन पर रखेंगे तो इसका ऊंचाई क्या निकलेगा, तो ये सब बतलाएंगे। ऊंचाई के आधार पर ही मोटाई निकाला जाता है। तो जितनी भी आकृतियां हैं दुनिया में, या तो एक बीमा होगी उसमें, या 2 बीमा होगी, या 3 बीमाएं होगी। तो बीमा डायमेंशन को समझ गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो, तुम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हो इसकी आवश्यकता चरण चरण पर होगी। अभिगृहित किसे कहते हैं? एक्सम। तो 2 प्रकार का कथन होता है। एक कथन मतलब जानते हो ना, कथन का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और हम लोग सुनते हैं, तो 2 तरह की बातें होती है, या तो उसकी बात को मान लेते हैं या कहते हैं प्रूफ दो, सबूत दो। कहते हैं न जी, अगर 2 आदमी में झगड़ा हुआ, अगर A ने B से कहा, A और B 2 व्यक्ति है, A ने B से कहा तुमने मेरा 500 रुपया चुरा लिया, B को कह रहा है, B कहेगा हम नहीं चुराए हैं। तो B को A का कथन है B के बारे में, जो B ने 500 रुपया चुरा लिया, तो ये मामला चला गया कोर्ट में। तो A को सबूत देना होगा जो B ने इसका पैसा चुराया, देना होगा ना। तो बहुत सारे कथन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत को हम लोग सत्य मानते हैं, और बहुत सारे कथन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सच मानते हैं, यानी मान लेते हैं जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के अलावा झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे कहेंगे पृथ्वी गोल है, तो वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है पृथ्वी गोल है, इसे सच मानना ही होगा। सूर्योदय पूरब में होता है, पूरब की दिशा में होता है ना, इसके लिए कोई सबूत नहीं देना है। जाकर के सूर्योदय हुआ है सवेरे में या दोपहर में, सवेरे में देख लो सूरज किधर से निकलता है, तो पूरब से। तो ये विश्वव्यापी सच्चाई है जो दुनिया मानती है नहीं, सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो इसके लिए तो किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम ये इसमें उदाहरण दिए, A ने B से कहा, या तुम ही लोगों को कोई कह दे जो दिल्ली में भूकंप आया था, तो नहीं मानोगे। इसके लिए सबूत देना होगा। तो चलो टेलीविज़न का न्यूज़ दिखला दो,
वहाँ पर गिरते हुए बिल्डिंग को दिखलाया जा रहा है, भूकंप हो रहा है, धरती हिल रही है। तो अब सबूत मिल गया, तो इसके लिए प्रूफ कहते हैं इसको। सबूत को क्या कहते हैं? प्रूफ। कोई कहेगा दरभंगा शहर में मेला लगा हुआ है, दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है, और तू लोग 2 आदमी दरभंगा में नहीं हो, तो एक कहेगा नहीं झूठ बोल रहे हो, दूसरा कहेगा हम सच बोल रहे हैं। तो इसके लिए सबूत देना होगा, या तो दरभंगा का सीधे लाइव दिखला दो, जैसे क्रिकेट मैच सबका होता है टेलीविज़न पर, तो एक सबूत मिल जाएगा, या उस आदमी को पकड़कर दरभंगा ले जाओ, देखो मेला लगा हुआ है। तो निष्कर्ष ये है, बहुत सारे कथनों को सिद्ध करने के लिए सबूत की आवश्यकता, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं जिसे साबित करना पड़ता है ना ऐसी बात। तो अभिगृहित ऐसा कथन है जिसे हम लोग सत्य मान लेते हैं और इसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कहेंगे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, तो प्रूफ देना होगा, तो प्रूफ है ऑलरेडी, इससे बड़ी चोटी नहीं है। तो जिस कथन के लिए हमें किसी प्रूफ या सबूत की आवश्यकता नहीं होती है और जिस कथन को दुनिया सत्य मानती है, ऐसे कथन को हम लोग अभिगृहित या एक्सम कहते हैं। समझ गया? और जिस कथन के लिए हमें प्रूफ या सबूत की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कथन को थ्योरम कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रमेय या साध्य। समझा? तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं व्हाट इज थ्योरम, समझा ना? तो अभिगृहित समझ गया, ऐसा कथन जिस कथन के लिए हमें किसी सबूत की आवश्यकता, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कथन को हम लोग अभिगृहित या एक्सम कहते हैं। कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इसे सत्य मानकर चलना होगा। तुम टेस्ट कर सकते हो। अगर कहेगा कोई बाहर में बारिश हो रही है और रूम बंद है, तो रूम में चर्चा करोगे बाहर में बारिश हो रही है, एक लड़का बोला, और बाकी सब कहता है नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रूम का दरवाज़ा खोल कर देखो तो वास्तव में बारिश हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं जो सच होता है, जिसे दुनिया सत्य मानती है, इसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता, सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे ही कथन को हम लोग अभिगृहित या एक्सम कहते हैं। और जिस कथन को साबित करना पड़ता है, ऐसे कथन को हम लोग थ्योरम या साध्य कहते हैं। तो परिभाषा लिखावे, तो इसका डिफिनीशन हो गया, जिस कथन को हमें साबित नहीं करना पड़ता है लेकिन वह कथन हमेशा के लिए सत्य होता है, तो ऐसे कथन को अभिगृहित कहते हैं। ए स्टेटमेंट व्हिच वी डोंट हैव टू प्रूव बट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवर, देन सच ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एक्सिम। अब जैसे उदाहरण में मान लो 2 बिंदु है ए और बी, उदाहरण 1, तो 2 बिंदु से हम लोग एक और सिर्फ एक सरल रेखा खींच सकते हैं। बोलो तो जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है, उस बिंदु से हम लोग सिर्फ एक और एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं कि एक से अधिक खींच सकते हैं? ब्रेन लगाओ। एक बिंदु से हम लोग एक नहीं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना? लेकिन 2 बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु कोई है, मान लो बिंदु ओ है, तो ओ बिंदु से अनंत रेखा, ये बिंदु ओ है, तो अनंत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन 2 बिंदु लेंगे तो 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक और केवल एक। ये अभिगृहित है जो हमेशा के लिए सत्य है और इसे
मान करके चलना होगा जो यह सत्य है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देख लो, कहीं भी दो बिंदु लो तो दो बिंदु से तू दो रेखा या दो से अधिक रेखा खींच सकते हो। बोलो तो ये बिंदु P है, ये Q है, तो P और Q से दोनों को मिलाओ, या दोनों से मान लो ये सरल रेखा गया, कोई दूसरी सरल रेखा खींचो तो है संभव? नहीं संभव है। तो ये हो गया तुमको अभिघृत एक्जिम। तो पहला एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखो, दो बिंदुओं से हम लोग एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, यह अभिघृत है, एक्जिम है। दो बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यह कथन एक अभिघृत है। मान लो पॉइंट A और पॉइंट B से एक और केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं, जबकि एक पॉइंट से एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तुम लोग को बहुत सारे अभिघृत पढ़ने होंगे। दूसरा है, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस प्रकार दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। समझा ना? तो इसमें एक ही उदाहरण रहने दो और बाकी आगे के क्लास में